हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर का। ये आपका रिलेटेड रहेगा वेक्टोरियल ट्रांसक्रिप्शन से। एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक करते जाएंगे एंड टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, तो ये आपका वही सेशन है। मैं वेक्टोरियल ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, जिसकी ऑलमोस्ट 6 क्लास हो चुकी है। 7 क्लास आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की है। आई होप गाइज वो आपने देखी होगी, ठीक है ना। अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन एंड आंसर से स्टार्ट करते हैं अपने। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 17 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ गाइज, और 17 क्वेश्चन में आपको कम से कम 12 क्वेश्चन आपको सही देने हैं, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही जाते हैं इसका मतलब आपने अपना रिवीजन रिकॉल किया है। अगर 12 क्वेश्चन आपके सही नहीं जाते तो इसका मतलब आपने रिवीजन रिकॉल नहीं किया। एक्चुअली 17 में से 17 में इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, और जैसे बोलते हैं ना कि पटरी पे ट्रेन पे चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप भी सेम हो, आपको थोड़ा टाइमिंग लगेगा जब आपके आउट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो मैंने रखा है 17 में से 12 क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखो थोड़ा सा वो हम करवा देता हूँ मैं आपको। हमने देखा था कि आपका ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, इसको डाइवैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। सभी प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज बनाना ही आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कौन से आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, तो नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डाइवैलेंट के साथ होता है। अगर डीएनए है तो वहाँ पर आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलेगा। आरएनए है तो वहाँ पर आपको राइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलेगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको प्रमोटर के बारे में, कुछ बात बताई थी कि किस प्रकार से आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, क्या फंडामेंटल रूल्स होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। डीएनए के 2 स्टैंड में से एक स्टैंड ही एज ए टेम्पलेट की तरह काम करता है। कैटेलाइज बाई आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रमोटर, जिसको हम +1 साइट से डिनोट करते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग साइट्स होती है। प्रमोटर पे आपके जो है स्पेसिफिक कंसेसस सेक्वेंस होते हैं, जिनको आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है और जिनसे आकर के आपका कोर एंजाइम्स जो है वो जुड़ता है, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर के साथ। ये बात याद रख लेना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था, किस प्रकार से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन आप देखते हो, ठीक है ना। ओनली 1 स्टैंड, किस प्रकार से केवल एक स्टैंड ही आपका एज ए टेम्पलेट की तरह काम करता था। वो टेम्पलेट आपका कौन सा होता था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम को हम टेम्पलेट बोल देते थे। इसी को हम एंटीसेंस एंड नॉन कोडिंग के नाम से भी जाना जाता था ये हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में आपका पॉलीसिस्टोनिक बोला जाता है, यूकैरियोटिक्स में आपका मोनोसिस्टोनिक बोला जाता है, ठीक है ना। इसका हम प्रमोटर के बारे में सब कुछ जान चुके थे कि कौन सा आपका कोडिंग स्टैंड है, कौन सा आपका नॉन कोडिंग स्टैंड है, किसको मैंने आपको CNS एक कोड भी बताया था इसके लिए, ठीक है ना। फिर हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर पहुंचे थे, जिसमें हमने आरएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट बात की थी कि आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और यही आपके तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है, चाहे R हो, चाहे M हो, चाहे T हो। तीनों प्रकार के आरएनए को यही बनाता है। ये डीएनए डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, ये आपका डीएनए डिपेंडेंट होता है। और इसमें 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक कोर सब यूनिट बोलते हैं, एक सिग्मा सब यूनिट बोलते हैं। कोर सब यूनिट में आपके 2 अल्फा सब यूनिट, एक ओमेगा सब यूनिट, एक बीटा एंड सेकंड बीटा डैश पाया जाता है। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि जो बीटा डैश होता है वो रिफामाइसिन से आपका जो है सेंसिटिव होता है। इस बात को भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। फिर हमने स्टेटमेंट देखे थे कि कौन से आपका बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज किस चीज़ का मिलकर के बना हुआ होता है। इसके बाद हमने इनके अलग अलग फंक्शन देखे थे कि अल्फ़ा का फंक्शन क्या होता है, बीटा का फंक्शन क्या होता है, बीटा डैश का फंक्शन क्या होता है, सिग्मा का फंक्शन क्या होता है, ओमेगा का फंक्शन क्या होता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी था। इसके बाद फिर हमने बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज पूरा का पूरा होलो एंजाइम्स को देखा था कि किस प्रकार से होलो एंजाइम्स ने आपका वर्क किया था। एक ही प्रकार का आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो RMT यानी कि आपके जो है rRNA, mRNA एंड tRNA बैक्टीरियल में बना रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने बात की थी कुछ सिग्मा फैक्टर की, जो कि अलग अलग
मैंने बात की थी कि आपका एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, बट उसमें कुछ ऐसा है कि वो अलग अलग प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, जिसमें मैंने सिग्मा फैक्टर को बताया था कि सिग्मा फैक्टर के बेस पर ही हम कह सकते हैं। अगर सिग्मा 70 है तो इसको जर्नल आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जाना जाता है एंड हाउस कीपिंग जीन बोल देते हैं। अगर सिग्मा 54 है तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन जीन्स करता है, यानी कि नाइट्रोजन का जब स्टारवेशन होता है तब नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है। अगर सिग्मा 32 है तो हीट शॉक जीन है। अगर सिग्मा 28 है तो फ्लैजेला असेंबली एंड कीमोटैक्सिस करवाता है। अगर सिग्मा एस यानी कि स्ट्रेस रेगुलर जीन है। सिग्मा ई है तो जीन एंड रिस्टोर एनवेलपिंग इंटीग्रिटी है। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जो हूँ आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। फिर हमने देखे थे कि आपके 5 प्रकार के चैनल पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है ना। ये आपके 5 प्रकार के आरएनए चैनल पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज में। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी, ये आपका होलो एंजाइम्स बना करके दिखा दिया था कि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के कौन से आपके सेक्वेंस से जुड़ता है, ठीक है ना। किस प्रकार से बैक्टीरियल प्रमोटर होता है, बैक्टीरियल प्रमोटर की हमने बात की थी, ठीक है ना। उस पर हमने कई सारे कंसेप्ट सेक्वेंस देखे थे, तो वे आपको याद होने चाहिए कि कौन से रीजन को हम क्या बोलते हैं। जैसे टाटा रीजन को हम प्रेवनाउ बॉक्स बोलते हैं। आपके जो ये 35 रीजन पे पाया जाता है इसको होगनॉक्स बॉक्स बोलते हैं, जिसका जो सेक्वेंस होता है TTGACA-CG, ठीक है ना। ये होता है CA है यहाँ पर, ठीक है, GACA है यहाँ पर। ये बात याद रख लेना, इन्होंने डायग्राम में गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी बात हमने देख ली थी। फिर हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर कौन होता है, जिसके पास UP अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट होता है, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन यानी कि यहाँ पर अल्फा CTD से बाइंड करता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर कहलाता है। ये सारी बातें हम देख चुके थे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने अदर कुछ प्रमोटर देखे थे, जिसमें हमने एडिशनल प्रमोटर एक्सटेंडेड -10 कहाँ पर होता है, डिस्क्रिमिनेटर आपका प्रमोटर कहाँ पर होता था, ये सारे हम देख चुके थे, ठीक है ना। ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिर हम अपने एक्चुअल जो हमारा मेन मोटो था बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने का प्रोसेस पे पहुँचे थे, जिसमें हमने इनिशिएशन देखा था, इलोंगेशन देखा था, टर्मिनेशन देखा था। इलोंगेशन में हम ये इनिशिएशन था। इनिशिएशन में हमने बात की थी कि क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, फिर किस प्रकार से अबॉर्टिव आपका इनिशिएशन होता है, फिर उसके बाद अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद आपका प्रमोटर क्लियरेंस कैसा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका कैसा होता है, आपका टर्सरी कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा था, अबॉर्टिव प्रमोटर क्लियरेंस यहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसके बाद फिर हम इलोंगेशन में गए थे। इलोंगेशन में हमने देखा था कि आपकी नस प्रोटीन जो होती है वो आपकी आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड हो जाती है, जबकि इसका जो नस प्रोटीन है इसका फंक्शन अभी तक अननोन है। इस बात को आपको याद रखना। फिर इसके बाद हमने प्रूफ रीडिंग की बात की थी आपकी कि प्रूफ रीडिंग किस प्रकार से होती है। एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज में कोई प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती, इसके पीछे कारण क्या होता है, फिर भी हम एज ए प्रूफ रीडिंग पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। इस बात का जवाब कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो अब आपकी आरएनए सिंथेसिस होती है, वहाँ पर आपकी प्रूफ रीडिंग नहीं पाई जाती है, बट फिर भी हम इसको प्रूफ रीडिंग बाय आरएनए पॉलीमरेज से पढ़ते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको 2 प्रकार की प्रूफ रीडिंग पढ़ाई थी, पायरोफॉस्फोलाइसिस प्रूफ रीडिंग एंड आपका हाइड्रोलाइटिक प्रूफ रीडिंग, ठीक है ना, जिसमें हमने रिवर्स एंड बैक ट्रैक की बात की थी, ठीक है ना। जो आपकी हाइड्रोलाइटिक होती है वो बैक ट्रैक मैकेनिज्म से चलती है, और जो आपके पायरोफॉस्फोलाइसिस होती है वो आपकी रिवर्स मैकेनिज्म से चलती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर टर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, RH डिपेंडेंट एंड RH इंडिपेंडेंट हमने बात की थी। अगर RH डिपेंडेंट है तो यहाँ पर आपको प्रोटीन एंजाइम्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर आपका RH इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर किसी भी प्रोटीन, किसी भी एंजाइम्स, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अगर RH इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर आपको GC कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि GC बेस पेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एंड आपका पॉली यू चैन आपकी देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। आपका RH डिपेंडेंट, आपकी RH क्या होता है, RH किस प्रकार से रट साइड पर आपका जो है वो जा कर के जुड़ता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता जाता है, एंड किस प्रकार से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको डिग्रेड करता है। ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। फिर इसके बाद हमने RH इंडिपेंडेंट में देखा था कि किस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपकी बन रही थी। वहाँ पर आपको यूरेडिन
आपको नज़र आ रहा था। हमने बात की थी कि अगर आपका ए एंड यू यानी कि आपका एडिनोसिन एंड यूरेडिन अगर कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे बिगेस्ट बॉन्ड होता है एंड ये आपका आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। तो चलिए आइए दोस्तों, अब तक मैं आपको वार्म अप करवा रहा था कि हमने क्या पढ़ना, क्या पढ़ा है पीछे, ठीक है ना। आई होप गाइज आपने रिवीजन रिकॉल करके आए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू, इसको पूरा कर लो, ठीक है ना, रिलेटेड टू बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन BT, ठीक है ना। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो गाइज, यहाँ पर मैं आपको 30 सेकंड अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है ना, 30 सेकंड अपनी तरफ से दूंगा। आपको क्या करना है, आपको पहले पॉज करना है, पॉज करने के बाद अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर देना है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊँगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मिनिमम आपके 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए पॉज करिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप गाइज आपने सॉल्व किया होगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन था कि जो आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट कोई सा भी हमारा सही हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है दैट सेमी कंजर्वेटिवली एंड टू आइडेंटिकल स्टैंड ऑफ DNA। बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, 2 आइडेंटिकल स्टैंड ऑफ DNA कभी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज तो होता ही नहीं है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और मल्टी सबयूनिट एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर DNA ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल गलत है। ये DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो होता है वो आपका DNA की सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं कि बैक्टीरियल mRNA आर मोस्टली पॉलीसिस्टोनिक। वेरी राइट, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वे आपका जो आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वे आपके पॉलीसिस्टोनिक होते हैं एंड जो आपका यूकैरियोटिक्स होते हैं वे आपके मोनोसिस्टोनिक होते हैं। तो इसका ये तीसरा आंसर सही है। चौथे आंसर को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता चौथा आंसर भी सही हो सकता है। सिग्मा फैक्टर गाइड द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, बहुत ही गंदा जवाब है, बहुत ही गलत जवाब है। एक बात को याद रख लेना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको यूकैरियोटिक्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पर ही जो हमने ट्रांसक्रिप्शन किया है यूकैरियोटिक का, वहीं पर ही आपको कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया में डायरेक्ट मैच्योर RNA बनता है। याद रख लेना, जो आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट मैच्योर RNA आपको देखने को मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर आपको प्री मैच्योर RNA देखने को मिलता है कि उसमें इंट्रॉन एक्सॉन की यूनिट पाई जाती है, ठीक है ना। इंट्रॉन एक्सॉन पाए जाते हैं, जिसको बाद में हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो थर्ड होने वाला है। जिसने थर्ड आंसर चूज किया था वो सही है, जिसने थर्ड आंसर चूज नहीं किया वे ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग को और चलाने की कोशिश करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वो वीडियो को एंड इसका जो है आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
आई होप गाइज आपने इसको पॉज किया होगा। एंड चलिए आइए अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि सिंथेसिस ऑफ mRNA ऑन DNA टेम्पलेट इज, यानी कि जो mRNA की सिंथेसिस होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, यूनिडायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, ठीक है ना। तो देखो नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं कि यूनिडायरेक्शन विद द प्राइमर। सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसके बाद बाई डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, तो भाई साहब प्राइमर की एक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पर बाई डायरेक्शन नहीं होता, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जब जो भी आपका अगर ये DNA स्टैंड है तो इसमें केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा उसकी डायरेक्शन आपकी हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होने वाली है, ठीक है ना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम होने वाली है, इसका मतलब ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। एंड इसमें से यहाँ पर फिर इस प्रकार से आपका RNA का निर्माण होने वाला है, RNA की सिंथेसिस होने वाली है। तो सेकंड है बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यूनी डायरेक्शनल। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल गया है यूनी डायरेक्शनल। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, यूनी डायरेक्शनल होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैं टिक करता चल रहा हूँ, जो जो आपके सही है आपको ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है ना, PDF में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये आपका सही जाना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, टाइमिंग लो। देखो आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जितनी भी लग रही है, अभी आप घर पे बैठे हो ना, घर पे बैठ करके कर रहा हो, टाइमिंग दो, चाहे 5 मिनट लग रही है 5 मिनट भी दो ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन सही नतीजे पर पहुँचो, सही रिजल्ट पे पहुँचो, ठीक है। अगर आपको जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाओ कि आपका कौन सा सही आंसर है, कौन सा आपका गलत होने वाला है, ठीक है ना, किस प्रकार से आप इसको जो है अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करो। टाइमिंग का जो है ध्यान मत रखो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपने पहुँच किया होगा। चलिए ये इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इफ़ ए सेगमेंट ऑफ अन mRNA, एक mRNA का मॉलिक्यूल्स है सेक्वेंस, एक mRNA मॉलिक्यूल्स का हमें सेक्वेंस दिया गया है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका है, ठीक है ना, जिसमें आपका GUACC GAUGG 3 प्राइम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन टेम्पलेट DNA मॉलिक्यूल, और इसमें से DNA टेम्पलेट मॉलिक्यूल्स कौन सा हो सकता है। ये आपके DNA मॉलिक्यूल्स टेम्पलेट दिए गए हैं। अब इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है, ठीक है ना, राइट आंसर चूज करना है। तो देखो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। हमें पता है जब भी कभी भी अगर चाहे DNA हो, RNA हो, प्रोटीन हो, उसकी सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है ना, जो भी आपकी सिंथेसिस होती है, चाहे DNA हो, RNA हो या फिर आपकी प्रोटीन हो। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये डायरेक्ट हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि इसकी अगर मैं यहाँ पर DNA इस प्रकार से बना देता हूँ, इस प्रकार से मैं मान लो ये मैंने आपका DNA टेम्पलेट बना दिया है, तो ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्ट मतलब बन करके ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से बाहर निकल रहा है। यानी कि ये जो आपका टेम्पलेट होगा इसको मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर सकता हूँ, ठीक है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर सकता हूँ। तो इसका टेम्पलेट जस्ट ऊपर वाला हो गया, जस्ट ऊपर वाला हो गया। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना स्टार्ट करो। जी का क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि जी का आपका जी के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, सी। यू के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो यहाँ पर ए बनाएगा। एंड आपका ए के साथ कौन बनाएगा, टी बनाएगा, ठीक है ना, टी बनाएगा। तो अब आपको केवल इतना ही, अगर आपने केवल ये 3 ही देख लिए तो आपका आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पर 3 प्राइम से CAT, 3 प्राइम से CAT, 3 प्राइम से स्टार्ट करेंगे CAT, तो यहाँ पर आपको नंबर 4th में मिल रहा है CAT। तो इसका आंसर आपका जो है 4th होने वाला है, ठीक है ना, इसका आंसर आपका 4th होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जो DNA जो आपका टेम्पलेट होता है
उसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ये किसकी होती है? आपके डीएनए टेम्पलेट की, ठीक है ना, डीएनए टेम्पलेट की। इन्होंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, इन्होंने डायरेक्शन इन्होंने डिफरेंट करके दे दी है, इन्होंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे दी है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी प्रकार से डायरेक्शन देंगे, बट आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से ये सही हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका नंबर 4, ठीक है, आपका नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको भारी लग रहा हो, यानी कि आपको जो है किसी को इजी लग रहे होंगे, किसी को हार्ड लग रहे होंगे, बट ये आपके सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। या तो गेट में आए हुए हैं, ICMR में आए हुए हैं, एंड आपका DBT CSIR, इन चारों में ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप गाइज आपने सॉल्व किया होगा ये। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट रिक्वायर ए प्राइमर, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम्स ऐसा है जिसको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बताया था आपको कि जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स होगा बैक्टीरियल में, केवल और केवल एक ही एंजाइम्स होगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला आपका थर्ड, ठीक है ना। तो जिसने ये थर्ड आंसर दिया है उसका बहुत ही अच्छी बात है, जिसने नहीं दिया उसकी और भी अच्छी बात है। ये गाइज आपको मैंने नहीं पढ़ाया, बट फिर भी आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये आपका ICMR में पूछा जा चुका है, तो ये ICMR का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप गाइज आपने ये पॉज किया होगा और पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज सबस्ट्रेट इज़ द बेस्ट सुटेटेड फॉर मेजरिंग RNA सिंथेसिस बाई RNA पॉलीमरेज, यानी कि इसमें RNA सिंथेसिस को हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं बाय द RNA पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गामा 32 ATP, गामा 32 फॉस्फेट ATP, ठीक है। तो आई होप गाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको इसको बहुत ही ज़्यादा समझाया है, ये आपका सही जाना चाहिए। आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा एंड पॉज करने के बाद यहाँ पर देखा होगा। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई कोलाई RNA पॉलीमरेज इज फॉल्स, यानी कि आपका RNA पॉलीमरेज में कौन सा ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो आंसर यहाँ पर देखने की कोशिश करो, द होलो एंजाइम इंक्लूड द सिग्मा फैक्टर। तो सही बात है, आपका RNA पॉलीमरेज में कोर एंड सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर के होलो एंजाइम्स बनाते हैं, तो ये तो आपका सही है। द कोर एंजाइम्स इंक्लूडेड द सिग्मा फैक्टर, द कोर एंजाइम्स इंक्लूडेड द सिग्मा फैक्टर, ये तो भाई साहब ऐसा नहीं है। जो आपका कोर एंजाइम्स होता है उसमें 2 सब यूनिट अल्फ़ा की, एक बीटा सब यूनिट, एक बीटा डैक्स सब यूनिट एंड एक ओमेगा सब यूनिट आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि इट रिक्वायर Mg2+ फॉर इट्स एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, डाइवेलेंट की बात की थी। इट रिक्वायर्ड ऑफ Zn2+ फॉर इट्स एक्टिविटी, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर यहाँ पर Mn2+ भी देता है, यहाँ पर M याद रख लेना, अगर आपका Mn2+ देता, Ca2+ देता, तो वो भी आपका सही होने वाला था, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है, वो है आपका सेकंड, ठीक है। जिसने ये आंसर दिया उसने सही किया, जिसने ये आंसर नहीं दिया उसने और भी अच्छा किया, क्योंकि अब उसको पता चल गया है। चलिए आइए, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। आई होप गाइज आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना।
तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिलेटेड टू आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, ये शब्द लिखना, ये शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए आइए दोबारा से इसको सोल्व कर लीजिए, चाहे तो इसको पॉज कीजिए। रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अब इसको सोल्व करो, पॉज करो एंड देन सोल्व करो। ठीक है ना, आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा एंड देन सोल्व किया होगा। तो देखते हैं। देयर आर 2 अल्फा सब यूनिट इन ई कोलाई RNA पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट करेक्ट है ये। ठीक है ना, स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज 1 बीटा सब यूनिट इन ई कोलाई RNA पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है, एक बीटा सब यूनिट होती है एंड एक बीटा डैश सब यूनिट होती है, इस बात को मत भूलना। ई कोलाई हैज़ 3 डिफरेंट RNA पॉलीमरेज, गलत बात है भाई साहब, एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज पाया जाता है। द बीटा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई RNA पॉलीमरेज इनिबिटेड बाई रिफामाइसिन, मैंने आपको बताया था कि जो बीटा सब यूनिट होती है वो आपकी रिफामाइसिन से आपकी सेंसिटिव होती है, फिर इनिबिट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इसका थर्ड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन थर्ड ये सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए आइए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए एंड गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसको कर डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। तो चलिए आइए गाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने पॉज किया होगा एंड पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट है आपका कि इट रिक्वायर ए DNA टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। Mg2+ की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। 4 राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। एंड फॉर्म ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है एंड पायरोफॉस्फेट बनाता है। ठीक है ना, पायरोफॉस्फेट्स बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तो पी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इट इज़ ए पॉलीमेरिक प्रोटीन, तो बिल्कुल सही बात है। RNA पॉलीमरेज 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक कोर होती है, एक सिग्मा फैक्टर होती है, और दोनों आपका पॉलीमेरिक प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आर स्टेटमेंट है कि इट रिक्वायर ए प्रोटीन फैक्टर सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इट रिक्वायर ए प्राइमर विथ फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि PQR इसका सही आंसर है। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है डी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का था, एक सेकंड रुको। एक आपका ये रहा, ये मान लो कोई आपका DNA है, ठीक है ना, ये आपका DNA है। यहाँ पर आपकी कोई सी प्रोटीन, यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इस बात को याद रखो कि एक ट्रांसक्रिप्शन आपका ये हो रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन आपका ये हो रहा है एंड दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ये हो रहा है आपका। ठीक है ना, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ये हो रहा है। अब यहाँ पर मैं ये RNA दिखा देता हूँ, RNA बनता हुआ, ये आपका RNA बना हुआ है एंड ये आपका A है, ये आपका ऊपर वाला A है एंड नीचे वाला आपका B है। ठीक है ना, नीचे वाला B है। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, जिस बंदे ने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसकी समझ में समझ लो जितना मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया है वो आ गया है। जिसने ये सॉल्व नहीं किया उसकी समझ में समझ लो ट्रांसक्रिप्शन नहीं आया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आपसे CSIR में पूछे जाते हैं। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे आपसे एंड फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है ना, तो गाइज इसको मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये आप घर पे बैठ करके करिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना भी टाइम लेना चाहते हो उतना टाइम लो एंड इसको करके मुझे कमेंट में इसका आंसर दो। ठीक है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा।
इसका सही आंसर मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सही आंसर पे जाने की कोशिश करो, ठीक है ना, सही आंसर पे जाने की कोशिश करो। तो आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा, पॉज करने के बाद आप सही आंसर पे पहुँचे होंगे। तो देख लेते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी इन प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूडेड, यानी कि प्रोकैरियोटिक में आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज होता है उनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटी आपकी पाई जाती है, आपको उस चीज़ का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है आपका, एक सेकेंड, तो पहला स्टेटमेंट है द रिक्वायरमेंट फॉर ए टेम्पलेट, ठीक है ना, दोनों को ही टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद द रिक्वायरमेंट फॉर ए प्राइमर, दोनों को प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, आरएनए को आपका जो है प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ द नेसेंट चैन इन द 5' to 3' डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था चाहे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, उसका जो आपकी सिंथेसिस होनी है नई किसी भी न्यू स्ट्रैंड की, वो आपकी 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। द 3' to 5' एक्ट जो न्यूक्लियस एक्टिविटी फंक्शन दोनों में नहीं होता है, ये केवल आपका डीएनए में पाया जाता है। तो इसका आंसर है P&R, P&R मतलब सेकंड इसका आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना, सेकंड आपका इसका आंसर होने वाला है। तो इतनी बात याद रखो, जिसका ये सेकंड आंसर सही था उसका सही है, बाकी औरों का गलत है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज इजी क्वेश्चन है और इसको करने की कोशिश आप करोगे। ये सिग्मा फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। बोला गया है द सिग्मा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट, यानी कि इनमें से जो सिग्मा सब यूनिट है वो क्या चीज़ नहीं परफॉर्म करती है, ठीक है ना। तो अब आपको इसका आंसर देना है। तो आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा, अब इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि डज नॉट, यानी कि जो सिग्मा सब यूनिट है जो कि आपके आरएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होती है, वो किस चीज़ को परफॉर्म नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन करती है, बिल्कुल सही बात है। फॉल ऑफ ड्यूरिंग इलोंगेशन, और इलोंगेशन के समय बाहर निकल जाती है ये सिग्मा सब यूनिट, तो बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। इंक्रीज एफिनिटी ऑफ द कोर एंजाइम टू प्रमोटर, ठीक है ना। देखते हैं, बाइंड टू द डीएनए से बाइंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कोर एंजाइम्स, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत बात है। इंश्योर स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाई इंटरेक्टिंग विद द कोर एंजाइम्स, सही बात है ये भी, एंड सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि डज नॉट, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बात को याद रख लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन, ये आपका ICMR में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, एंड CSIR में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 के बैच का, ठीक है ना, 2014 के बैच का क्वेश्चन है ये। आई होप गाइज आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन बैक्टीरिया हीट शॉक रेस्पॉन्स इज प्राइमरली कंट्रोल बाई, यानी कि इसमें से कौन सा आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है जब हीट शॉक रेस्पॉन्स होता है। तो मैंने बताया था कि सिग्मा 32 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सिग्मा 32 करेक्ट आंसर है। सिग्मा 70 जो है वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन, इसको हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जाना जाता है, एंड सिग्मा E एनवेलप के लिए रहता है, एंड सिग्मा S स्ट्रेस के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, इसको कीजिए, ठीक है ना, पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कीजिए इसको। आई होप आपने सॉल्व करा होगा। तो क्वेश्चन है द डीएनए प्रोटीन, ठीक है ना, यानी कि द डीएनए प्रोटीन दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन इज कॉल्ड, यानी कि डीएनए पर वो कौन सी प्रोटीन होती है जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराती है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका सिग्मा फैक्टर है वो आपका इनिशिएशन कराता है, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर आपका इनिशिएशन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इजी क्वेश्चन है, कीजिए इसको।
ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपने करा होगा। तो अब चलो इसको आगे बढ़ते हैं कि वाइंडिंग ऑफ ए गिवन सिग्मा फैक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो सिग्मा फैक्टर है वो किस पे जा कर के आपका अटैच होता है या फिर किस पे आपका डिपेंडेंट होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लेंथ एंड स्पेसिंग ऑफ प्रमोटर कंसेंसस सेक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका सिग्मा फैक्टर होता है वो आपके प्रमोटर पे कुछ कंसेंसस सेक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना, और उनमें देखता है कि जो बेस पेयर है वे राइट पोजीशन पे है या फिर नहीं। इसका आपका ए सही है, बाकी के ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएचओ प्रोटीन इन टर्मिनल ट्रांसक्रिप्शन। आरएचओ प्रोटीन का क्या रोल होता है। तो हमने बात की थी आरएचओ डिपेंडेंट में क्या हो रहा था एंड आरएचओ इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा था। तो ये जो आपका आरएचओ प्रोटीन है, ये आरएचओ प्रोटीन क्या काम करती है, ये रट साइड से जा कर के आपका जुड़ जाती है। ये कहाँ पर जुड़ती है, रट साइड से जा कर के जुड़ जाती है एंड रट साइड से जुड़ने के बाद ये आपकी आगे जा कर के वो आरएनए पॉलीमरेज पे जा कर के बाइंड कर जाती है एंड उसको डिसइंटीग्रेट करा देती है, ठीक है ना। तो ये काम इसका था। इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। मैंने आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया है, ठीक है ना। ये रहा 16 क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। इसको पढ़ो, पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो एंड आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन जिसको आपको जो है मुझे बताना है अभी के अभी। क्वेश्चन इजी है और इसको आप करने वाले हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका आपने पॉज किया होगा, मैं अब इसको करवा देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इनहिबिट्स द इनिबिशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। यानी कि आरएनए सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है प्रोकैरियोटिक में, बाय बाइंडिंग ऑफ बीटा सब यूनिट, जो बीटा सब यूनिट से बनता है। बीटा सब यूनिट कहाँ पर पाई जाती है, आपके आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर मुझे दो, सही आंसर क्या है। तो आई होप गाइज आपने किया होगा। इसका सही आंसर है रिफामाइसिन, ठीक है ना। रिफामाइसिन जो होता है वो बीटा सब यूनिट से जाकर के अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज में एंड आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को आपका क्या करने वाला है, ये रोक देता है, ठीक है ना, रोक देता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज ये थे आपके लिए 17 क्वेश्चन। तो जिसके भी आपके चलो 12 भी छोड़ो, अगर किसी के 10 क्वेश्चन भी सही हैं तो समझ लो वो बढ़िया पढ़ रहा है। अगर 10 क्वेश्चन भी सही नहीं है तो गाइज एक बार लेक्चर को 2 बार देखो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लेक्चर में आपको सभी कुछ पढ़ाया है। बाकी मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कमेंट बॉक्स के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे उनके आंसर, ठीक है ना। जितने भी पढ़ने वाले हैं वे सभी बताएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी मैं फिक्र नहीं करता। तो अगर आप पढ़ने वाले हो तो मुझको इसका सही आंसर बताओ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए होने वाली है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।